बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसका केमिकल फार्मूला है SiO2 कॉल्ड सिलिका। तो पता चला कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, सिलिका, और फार्मूला क्या है SiO2। इज प्रोबेबली मैंने शायद द मोस्ट कॉमन यानी बहुत ही आम है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। तो इन लाइंस में ये बात कहने की कोशिश की है कि सिलिकॉन का जो सबसे कॉमन है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, वो कंपाउंड उसका कौन सा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सिलिका। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इन सिलिका यानी SiO2 जो आपके पास सिलिका कंपाउंड है, इसमें क्या होता है, एवरी सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू, इज बल्कि ऐसे कहेंगे, इज टेट्राहेड्रली यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स। यानी अगर आप सिलिका के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक सिलिकॉन का एटम अटैच्ड होता है कितने ऑक्सीजन के एटम के साथ, 4 ऑक्सीजन एटम के साथ, और जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज टेट्राहेड्रल। और स्टूडेंट इसी तरह याद रखिएगा कि ईच ऑक्सीजन is bonded with 2 सिलिकॉन एटम्स। तो सिलिका के स्ट्रक्चर में जो हर ऑक्सीजन है वो कितने सिलिकॉन के साथ अटैच होती है, 2 सिलिकॉन के एटम्स के साथ अटैच होती है। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर मैं सिलिका के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके स्ट्रक्चर में एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड है और एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम के साथ क्या है, अटैच है, और इनका जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज टेट्राहेड्रल। और आपको इस बात का पता है कि टेट्राहेड्रल के केस में जो बॉन्ड एंगल आता है दैट इज 109.5 डिग्री। स्टूडेंट अब आ जाइए क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज भी सिलिका ही है, यानी क्वार्ट्ज इज द कॉमन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका। स्टूडेंट आपको पता है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एट डेफिनेट पोजीशंस, जिसमें पार्टिकल्स की डेफिनेट पोजीशन हो उसे आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर सॉलिड। इट इज हार्ड, ये बड़ा सख्त है। ब्रिटल, स्टूडेंट ब्रिटल से क्या मुराद है, ब्रेक व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर या स्ट्रेस, जब आप उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टर। रिफ्रैक्टर से मुराद है रिटेन इट्स स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर, यानी जब आप टेम्परेचर को बहुत हाई कर देते हैं तो फिर भी ये उस टेम्परेचर के साथ विद स्टैंड करता है, यानी उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट चेंज। कलरलेस सॉलिड, जैसा कि आपको अंदाजा हो रहा है कि जो सिलिका है दैट इज कलरलेस, यानी इसका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता। व्हिच डिफर्स वेरी मार्कडली फ्रॉम CO2। हालांकि कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन कार्बन का जो ऑक्साइड CO2 है और जो सिलिकॉन का ऑक्साइड SiO2 है, दोनों में बहुत ज्यादा क्या है, वेरिएशन। कैसे है और क्यों है वो भी इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट मैं आपके साथ एक बात यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने यहां पे लिख दिया कि ये क्या है,
कलरलेस सॉलिड। अब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जो क्वार्ट्ज है इसकी डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हर क्रिस्टलाइन फॉर्म का अगर एक पर्टिकुलर कलर आता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इटसेल्फ कलरलेस है, लेकिन इसकी जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जैसे एमेथाइज्ड क्रिस्टल है, जैसे ओपल है, इनमें अगर डिफरेंट कलर आ रहे हैं तो दैट इज नॉट बिकॉज द प्योर क्वार्ट्ज, इसमें इंप्योरिटीज यूज होती हैं जो इसको पर्टिकुलर क्या करती हैं, कलर असाइन करती हैं। बहरहाल स्टूडेंट, अब आइए जरा बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका यानी SiO2। तो मैंने आपसे पहले भी बात कर दी कि जो सिलिका है इसका क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, इन द इंटीरियर ऑफ द, इंटीरियर से मुराद है अंदरूनी, इन द इंटीरियर ऑफ सिलिका, अगर आप सिलिका के अंदरूनी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि इसमें फिर दो बातें हैं कि जो ईच सिलिकॉन है, ईच सिलिकॉन ये अटैच्ड होता है स्टूडेंट किसके साथ, अटैच्ड विद 4 ऑक्सीजन एटम। हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड होता है और इसी तरह ईच ऑक्सीजन अटैच्ड विद 2 सिलिकॉन एटम्स। स्टूडेंट, ये बात आपके साथ मैं पहले भी कराया हूं, यानी इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है और जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट क्या होता है, द ओवरऑल रेशियो ऑफ सिलिकॉन टू ऑक्सीजन एटम्स इज। अब ये रेशियो क्या बनती है, अगर आप दोबारा से ये सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिका का स्ट्रक्चर चेक करें तो अगेन आपको पता चलेगा कि इसमें एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड है और एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम के साथ अटैच्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो इनमें रेशियो बनती है, तो चूंकि ऑक्सीजन के 4 एटम मिलते हैं और सिलिकॉन के 2 एटम हैं, तो अगर आप इसकी सिंपलेस्ट रेशियो लें तो आप इसको डिवाइड करें 2 से, तो जो हमारे पास सिंपल रेशियो आती है वो इस तरह से बनती है कि इस समय सिलिकॉन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। यानी मैं रेशियो इसके लिख सकता हूं कि जो ओवरऑल रेशियो बनती है दैट इज 1:2 of silicon oxygen atom. Student, and the simplest, अब जो फार्मूला बनेगा, and the simplest फार्मूला फॉर सिलिका इज, तो फिर सिंपलेस्ट फार्मूला इसका स्टूडेंट क्या बनेगा, SiO2। स्टूडेंट, द सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग है। अब क्यों स्ट्रॉन्ग है, आप जैसा कि देख सकते हैं कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के दरमियान में जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड क्या हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाता है। अब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की वजह से क्या होता है, एंड कीप द एटम्स फर्मली, मजबूती से इन प्लेस। जाहिर बात है कि अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इनमें एटम्स की पोजीशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। उसकी वजह ये है कि इनमें जो सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है दैट इज हाईली पोलर, जिसकी वजह से जब कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा, और एटम्स की पोजीशन भी क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। स्टूडेंट, अब आ जाइए जॉइंट स्ट्रक्चर। जॉइंट स्ट्रक्चर से मुराद है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। इसका जी, सिलिका का। SiO2 इज नॉट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट, मैंने आपसे पहले भी बात की कि पहले भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है that gives you the actual number of atoms, that gives you the total number of atoms, that is based on the actual molecule। और जो empirical फार्मूला है ये simplest ratio को जाहिर करता है। और आपने ये जो SiO2 का फार्मूला बनाया है सिलिका का, इसमें आपने सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम की सिंपलेस्ट रेशियो को क्या किया है, जाहिर। इसका मतलब है कि SiO2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। अब स्टूडेंट्स, is not the molecular formula for silica but the whole chunk। स्टूडेंट, चंक से मुराद होता है बहुत बड़ा टुकड़ा। must be considered, समझा जाता है to be essentially one molecule। यानी स्टूडेंट, मैंने यहां पे एक बात कहने की कोशिश की कि जो SiO2 है ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है,
मैंने अभी आपसे कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है, लेकिन ये जो सिलिका है इसका पूरे का पूरा जो जॉइंट स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको एक सिंगल यूनिट के तौर पर लिखा जाता है। लेकिन जो SiO2 है ये तमाम एटम्स की तादाद को नहीं बताता, बल्कि एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। यहां से ये बात भी पता चली कि जो सिलिका है ये सिंपल SiO2 के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि जॉइंट स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के तौर पर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट क्या बात है इसमें, द एटम्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एट द सरफेस ऑफ चंक से मुराद अगेन क्या है, बड़ा टुकड़ा। अब ये जो सरफेस पर मौजूद एटम्स हैं इनकी क्या होती है, डू नॉट, यानी जो सरफेस पे मौजूद एटम है, डू नॉट हैव देयर वैलेंस फोर्सेस सेटिस्फाइड, यानी वो कंप्लीट नहीं होती, सेटिस्फाइड। स्टूडेंट अब मैंने यहां पे बात की है कि जो सरफेस पर मौजूद एटम्स होते हैं उनकी वैलेंसीज, उनके बॉन्ड्स पूरे नहीं होते। स्टूडेंट इस चीज को आपको समझाने से पहले मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, याद रखिएगा जो मॉलिक्यूल जितने छोटे यूनिट के तौर पे एग्जिस्ट करता है उसमें फोर्सेस कम होती हैं, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूल जितने बड़े स्ट्रक्चर के तौर पे एग्जिस्ट करेगा उसमें इंटरनली फोर्सेस उतनी ज्यादा होंगी। जब उसमें इंटरनली फोर्सेस ज्यादा होंगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, बहुत कम होगी। अब अगर आप सिलिका की बात करते हैं, चूंकि आपने कहा कि जो सिलिका है इट हैज अ जॉइंट स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें इंटरनली फोर्सेस क्या होंगी, बहुत ज्यादा। जब इसमें इंटरनली फोर्सेस ज्यादा होंगी तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत कम। लेकिन स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, जब आप सिलिका का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यह स्ट्रक्चर नो डाउट पॉलीमेरिक है, नो डाउट कि ये जॉइंट स्ट्रक्चर के तौर पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके जब ये स्ट्रक्चर खत्म होता है तो जो सरफेस पर मौजूद एटम है, फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन पे, लेट्स सपोज ऑक्सीजन की सरफेस पे जाके ये स्ट्रक्चर खत्म हो गया, कहीं ना कहीं तो खत्म होना है। जब ये स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, जब आप इसकी सरफेस को चेक करते हैं तो जो सरफेस पर मौजूद ऑक्सीजन एटम है, जरा गौर कीजिएगा कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन जो सरफेस पर मौजूद एटम है उन्होंने इस वक्त कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 बॉन्ड। ओवरऑल सिलिका की रिएक्टिविटी बड़ी कम होती है, लेकिन अगर सिलिका थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी शो करता है तो वो इस वजह से करता है कि जो सरफेस पर मौजूद एटम है लाइक ऑक्सीजन, उनकी वैलेंसीज, उनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूरे नहीं होते। अब इस चक्कर में कि वो अपने बॉन्ड पूरे कर लें, अपनी वैलेंसीज पूरी कर लें, खुद को स्टेबलाइज कर लें, वो दूसरी सब्सटेंस के साथ थोड़ा बहुत क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और यही बात मैं कहने लगा हूं कि चूंकि सरफेस पर मौजूद एटम की फोर्सेस सेटिस्फाइड नहीं होती तो ये क्या करता है, इस वजह से शो, ये सरफेस पर जो एटम है उनकी वजह से सेटिस्फाई नहीं होती तो ये क्या करता है, शो हाई सरफेस एक्टिविटी। यानी अगर ये थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी या रिएक्शन शो करता है वो इस वजह से करता है कि सरफेस पर मौजूद एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती। वैसे पॉलीमेरिक मटेरियल की रिएक्टिविटी हमेशा ही क्या होती है, कम होती। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाइए, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका क्या है? स्टूडेंट मैं आपको एक बात यहां पे एक बता दूं कि जो सिलिका है, सिलिका इज द सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल। स्टूडेंट मैं एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मिनरल की। सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है कहां पे, इन अर्थ क्रस्ट। यानी अर्थ क्रस्ट में
जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है दैट इज सिलिका। और पहले नंबर पर मैं आपके लिए बताया देता हूं कि पहले नंबर पर मोस्ट अबंडेंट जो मिनरल है दैट इज फेल्डस्पार, लेकिन सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा जो अबंडेंट है वो कौन सा है? सिलिका। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो सिलिका है, ये भी आपके लिए बात है, सिलिका जो है दैट एग्जिस्ट इन 12 डिफरेंट फॉर्म्स। ये जो सिलिका है ये 12 डिफरेंट फॉर्म्स में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। लेकिन बहरहाल चूंकि मेरी हेडिंग है क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, तो मैं सिलिका की सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्म डिस्कस करूंगा दोज आर क्रिस्टलाइन फॉर्म। बहरहाल क्या है जी? इन ईच ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका। अच्छा, सिलिका की जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है क्या होता है? देयर इज अ स्पेशल पैटर्न, एक स्पेशल पैटर्न है which repeated throughout, जो कि बार बार अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है द क्रिस्टल इन अ रेगुलर डेफिनेट क्रिस्टल लैटिस। स्टूडेंट मैं ना यहां पे इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके सामने ना एक डेफिनेशन रखना चाहता हूं, पोलीमॉर्फिज्म। स्टूडेंट पोली से मुराद है मैनी, मॉर्फिज्म से क्या मुराद है? शेप। याद रखिएगा पोलीमॉर्फिज्म क्या है? ये ऐसा फिनोमिना है, द फिनोमिना इन विच अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक ही कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बनती है ना, इन क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंजमेंट का फर्क होता है, इनमें बॉन्ड रोटेशन का फर्क होता है, इनमें बॉन्ड एंगल का फर्क होता है। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, इसका मतलब है कि सब में जो फार्मूला है वो SiO2 है, सब में है सिलिका, लेकिन इनमें जो अरेंजमेंट है, जो बॉन्ड रोटेशन है, जो बॉन्ड एंगल है, वो हर एक में क्या होगा? डिफरेंट होगा। बहरहाल तो यही बात मैंने यहां पे की। फिर आगे क्या कहता है जी? द रेगुलर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स। आपने पढ़ा था कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा होता है। अराउंड सिलिकॉन परसिस्ट, बरकरार रहती है इन ईच क्रिस्टलाइन फॉर्म। स्टूडेंट अब मैं यहां तक अगर आपसे बात करूं ना, तो मैंने जैसे सबसे पहले कहा कि जो पोलीमॉर्फिज्म है, एक कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन लाइंस में मैंने कहा कि नो डाउट सिलिका की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, लेकिन याद रहे कि हर फॉर्म में एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता है और एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम से जुड़ा होता है। तो सर फिर फर्क कहां पे आ जाता है? कैसे डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाती है? तो उसका जवाब है बट। क्या है जी? बट। याद रखिएगा कि डिफरेंट कैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाती है? सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल्स की वजह से। जरा इसकी क्या फीचर अभी देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? रोटेशन। कौन सी? रोटेशन अबाउट सिलिकॉन ऑक्सीजन, रोटेशन अबाउट बॉन्ड्स, सॉरी स्टूडेंट्स, बॉन्ड्स एंगल, सॉरी, और रोटेशन अबाउट सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये दोनों चीजें डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या हो जाती हैं? डिफरेंट हो जाती हैं। ये दोनों चीजें डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में क्या हो जाती हैं? डिफरेंट हो जाती हैं। अब जब ये दोनों चीजें डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में डिफरेंट हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि जो सिलिका है ये शो करता है क्या? पोलीमॉर्फिज्म। और पोलीमॉर्फिज्म मैंने आपको बताया कि एक ही कंपाउंड जब एग्जिस्ट करता है किसमें? डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो सिलिका है इट एग्जिस्ट इन 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिनमें सबसे पहले है हमारे पास क्वार्ट्ज। दूसरे नंबर पर जो हमारी इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है दैट इज क्रिस्टोबेलाइट,
और तीसरी जो इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है दैट इज ट्रिडेमाइट। अब स्टूडेंट ये जो 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म है अगर आप गौर करें तो तीनों के अंदर बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट क्या होता है, सेम। टेट्राहेड्रल यूनिट से क्या मुराद है कि जिसमें एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम के साथ और एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम के साथ क्या होता है, अटैच। यानी बेसिक यूनिट सब में सेम है लेकिन ओवरऑल जो इनका स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, चेंज। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वार्ट्ज का, ट्रिडेमाइट का और क्रिस्टोबिलाइट का, तीनों का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। लेकिन जो बुनियादी यूनिट है, बेसिक यूनिट है टेट्राहेड्रल, वो यूनिट क्या रहता है, सेम। तो ये जो तीनों क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये क्या है, एक दूसरे की पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। बहरहाल स्टूडेंट यहां पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है जो कि लेक्चर के स्टार्ट में भी हमने किया था। व्हाई इज CO2 अ गैस? जो CO2 है ये हमारे पास क्या है, एक गैस एट रूम टेम्परेचर, व्हाइल SiO2 इज अ सॉलिड। अब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, कार्बन भी डाइऑक्साइड CO2, सिलिकॉन भी अपना ऑक्साइड SiO2 के एग्जिस्ट में बनाता है, लेकिन CO2 गैसियस फॉर्म में है और SiO2 सॉलिड फॉर्म में है। इसका जवाब क्या है, जरा जवाब देखिएगा। कहता है जी CO2 मॉलिक्यूल हैज अ मोनोमेरिक, स्टूडेंट याद रखिएगा मोनो से मुराद है 1, मैरिक मैना यूनिट, तो मोनोमेरिक मैना एक यूनिट, लीनियर स्ट्रक्चर यानी CO2 एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, सिर्फ CO2 एग्जिस्ट करता है। लेकिन आपने भी पढ़ा कि SiO2 नहीं है बल्कि ये पूरे चंक के तौर पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो CO2 एक इंडिविजुअल यूनिट के तौर पर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। स्ट्रक्चर, while SiO2 has an infinite 3-dimensional polymeric, polymeric मैना यूनिट, polymeric टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट अगर आप दोनों के स्ट्रक्चर को देखें तो जो CO2 है ये एक सिंपल ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी एक मोनोमर इंडिविजुअल CO2 का मॉलिक्यूल क्या करता है, एग्जिस्ट। जबकि इसके बरक्स जो सिलिका है SiO2 तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नहीं, ये एक बहुत बड़े जॉइंट स्ट्रक्चर के तौर पर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। यही वजह है चूंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर के तौर पर एग्जिस्ट करता है, इस वजह से ये सॉलिड है, बड़ा स्ट्रक्चर है, एटम की तादाद ज्यादा है, फोर्सेस ज्यादा हैं, तो फिजिकल स्टेट भी क्या है, सॉलिड। CO2 एक स्मॉलर स्ट्रक्चर है, एटम की तादाद कम है, फोर्सेस कम है, इसी वजह से ये एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म। बहरहाल हम इसको और डिटेल से जरा पढ़ते हैं आगे, डिटेल भी इसकी रीजन भी है। द रीजन इज दैट साइज ऑफ कार्बन is smaller than size of सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम। अब इसका क्या मतलब है कि अगर कार्बन का साइज छोटा है, सिलिकॉन का साइज बड़ा है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जरा देखिएगा। सो इन CO2 each carbon atom forms double bonds with 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो चूंकि साइज छोटा है तो कार्बन डाइऑक्साइड में हर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। फिर क्या होता है, इन दिस वे a small symmetrical linear molecule of CO2 is formed which is volatile वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है and reasonably reactive। मैंने पहले बात की कि जो मॉलिक्यूल स्मॉलर होता है ना उसमें फोर्सेस कम है और उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा। मैं स्टूडेंट आपके सामने एक बात ये करना चाहता हूं कि उसने कहा कि कार्बन का साइज छोटा है, इसी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। स्टूडेंट अगर आप CO2 में कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो वैलेंस ऑर्बिटल है दैट इज p, और आप अगर कार्बन की, क्योंकि CO2 में कार्बन की हाइब्रिडेशन sp होती है, तो स्टूडेंट अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखते हैं तो इसके केस में होता क्या है कि जो कार्बन है उसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है दैट इज 2p, और अगर आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गौर से देखते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी जो वैलेंस ऑर्बिटल बनता है दैट इज 2p। इसका मतलब है कि कार्बन का वैलेंस ऑर्बिटल भी 2p, ऑक्सीजन का वैलेंस ऑर्बिटल भी 2p। अब दोनों चूंकि सेम 2p से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है कि दोनों का साइज क्या है, सेम। जब दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा तो इसका मतलब है कि इनकी ओवरलैपिंग के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा अच्छे होंगे। अब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। क्योंकि याद रखिएगा कि बॉन्ड उस वक्त ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता है जब आप कहते हैं, या मैं इसको ऐसे कहूं कि आपको अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की
मैं आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ की शॉर्टकट बताऊं तो मैं कहूंगा कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी एटम्स के दरमियान ओवरलैपिंग ज्यादा होगी बनने वाला बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा। तो चूंकि कार्बन में भी 2p और ऑक्सीजन में भी चूंकि 2p है, दोनों का साइज कंपेरेबल है तो एनर्जी कंपैटिबल हो जाती है, यानी इनके दरमियान में फेवरेबल कंडीशन आ जाती है कि आपस में ओवरलैप करके क्या बनाएं, पाई बॉन्ड बनाएं। एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट, उसने कहा अभी टेक्स्ट बुक 1 में भी ये बात हुई कि कार्बन का चूंकि साइज छोटा है, तो आपको पता है जब कार्बन का साइज छोटा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो बनने वाला बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, जिसका मतलब है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी इजीली फॉर्म कर लेता है। अब आ जाइए जरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड में क्या मसला है, जरा देखिए। कहता है जी द सिलिकॉन एटम कैन बी अप्रोच्ड by 4 oxygen atoms forms a single bond with each at tetrahedral angles। यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड में 4 ऑक्सीजन के एटम सिलिकॉन के साथ मिलते हैं और इनमें जो बॉन्ड बनता है दैट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब आगे क्या कहता है जी, दिस स्ट्रक्चर कैन बी कंटिन्यूड, जारी रहता है इन 3 डायमेंशंस टू प्रोड्यूस अ कंटिन्यूअस जॉइंट। जॉइंट माने बहुत बड़ा सिलिकॉन ऑक्सीजन नेटवर्क extended to give the massive SiO2 crystals। स्टूडेंट फिर वही बात है, बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है कि चूंकि सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ मिलता है और 1 ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ मिलती है, तो इससे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डेवलप। जब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, इसमें एटम की साथ बहुत क्या हो जाती है, ज्यादा, फोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये सॉलिड की शक्ल में एग्जिस्ट करता है और इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत कम। अब स्टूडेंट जो मैं बात करना चाह रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, जो आपको इस लेक्चर में मजेदार बात मिलेगी वो ये है कि सर ये बात कीजिए कि ऐसी क्या वजह है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला तो डबल बॉन्ड बन गया। सर ये सिलिकॉन में क्या ऐसी खास बात है कि ये अलग अलग ऑक्सीजन के साथ मिलता है और सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्या ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकता और इसका भी एक छोटा यूनिट आ जाए। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब आप सिलिकॉन की बात करते हैं, एक बात तो यह है कि इसका साइज क्या है, बड़ा। अब जब इसका साइज बड़ा है तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे गौर करें तो इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल बनता है दैट इज 3p। अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो वैलेंस ऑर्बिटल बनता है दैट इज 2p। अब इसका मतलब यह हुआ कि इनमें सिग्मा बॉन्ड, पहला सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, लेकिन जब आप ये पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो चूंकि सिलिकॉन में मौजूद 3p का साइज बड़ा, ऑक्सीजन में मौजूद जो वैलेंस ऑर्बिटल 2p है उसका साइज छोटा, तो जब इनका साइज कंपेरेबल नहीं रहता तो इसका मतलब है कि इनकी एनर्जी इतनी कंपैटिबल नहीं होती, यानी इनके बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती जैसा कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है इन केस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2, क्योंकि दोनों का जो साइज है ऑर्बिटल्स का 2p और 2p, कार्बन में भी और ऑक्सीजन में, वो कंपेरेबल होता है। लेकिन सिलिकॉन में एक तरफ 3p है और एक तरफ क्या है, 2p। साइज में बड़ा फर्क है जिसकी वजह से ये आपस में डबल बॉन्ड नहीं बना पाते। बहरहाल स्टूडेंट, तो ये यहां तक इस शॉर्ट क्वेश्चन का क्या था जवाब। नेक्स्ट जरा देखिएगा, नेक्स्ट है विट्रियस सिलिका और सिलिका ग्लास। स्टूडेंट ये बात आपसे करने से पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, एक अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। बड़ा अच्छे तरीके से आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो हैं जिनमें पार्टिकल्स की डेफिनेट अरेंजमेंट होती है और उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। अमॉर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स की डेफिनेट शेप अरेंजमेंट नहीं होती। लेकिन स्टूडेंट्स आपने ये बात पढ़ी है कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाए, हीट करने से वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट, बिकॉज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। तो मेल्ट होने से क्या होता है, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो आप उन्हें रैपिडली कूल कर दें,
तेजी के साथ ठंडा कर दें। जब आप उन्हें रैपिडली कूल करेंगे तो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलने का टाइम नहीं मिलेगा। जब मॉलिक्यूल को अरेंज होने का टाइम नहीं मिलेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि उनकी कोई डेफिनेट शेप डेवलप नहीं होगी, बल्कि रैंडम स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। यानी अब वो सॉलिडिफाई तो होगा लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो कहना यह चाहता हूं कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड में बदल सकते हैं। जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करके मेल्ट करते हैं, देन रैपिडली कूल करते हैं, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, लेकिन इस दौरान पार्टिकल्स को खुद को अरेंज करने का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे पास एक डेफिनेट शेप नहीं आती, बल्कि एक रैंडम स्ट्रक्चर आ जाता है, यानी एमॉर्फस सॉलिड बन जाता है। यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। जरा देखिएगा कि व्हेन क्रिस्टलाइन सिलिका SiO2 इज हीटेड सफिशिएंटली, स्टूडेंट याद रखिएगा कि आप इसको हीट करते हैं ऑलमोस्ट 1600 डिग्री से 1600 डिग्री सी पर जब आप क्रिस्टलाइन सिलिका को हीट करते हैं तो क्या होता है, इट मेल्ट्स टू गिव अ विस्कस मैन थिक गाड़ी लिक्विड हैविंग अ रैंडम स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट वैसे तो होता क्या है कि जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं, लेट्स सपोज आप आइस को हीट करें, तो मेल्ट होने के बाद आइस से क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होने का मतलब है कि उसमें फोर्सेस की तादाद कम हो जाती हैं और वो लिक्विड इजीली क्या कर सकता है, फ्लो। लेकिन अगर आपने किसी सॉलिड को हीट किया और हीट करने पर भी वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, यानी वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है कि अभी भी उस लिक्विड में जो फोर्सेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा। क्योंकि अगर फोर्सेस कम हो गई होती तो वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता और इजीली क्या कर सकता, फ्लो, क्लियर, विस्कस में नहीं, क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता। अब स्टूडेंट प्रिजम्बली, यानी शायद इसकी वजह यह है कि क्योंकि ये जो विस्कस लिक्विड में गया, शायद इसकी वजह यह है कि विद द सिलिकॉन एटम्स still on the average close to 4 oxygen atoms and the oxygen atoms close to 2 silicon atoms। कहता है कि आपने उसको हीट किया, उसको क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन वो विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है कि अगर वो थिक लिक्विड बना है तो अभी भी उसमें फोर्सेस की तादाद क्या है, ज्यादा। अब फोर्सेस की तादाद ज्यादा होने का क्या मतलब है कि अभी भी उसमें सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम और 1 ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम के साथ क्या है, अटैच। अच्छा जी, फिर when this liquid silica is cooled, जब आप इसे ठंडा करते हैं, it does not crystallize radially। और आपको पता है, मैंने भी बताया कि ठंडा आपने स्लो नहीं करना बल्कि रैपिडली कूल करना है, तो ये क्रिस्टलाइज यानी सॉलिडिफाई हो जाएगा। बट यूजुअली इट अंडरगोज ट्रेमेंडसली से मुराद है बहुत ज्यादा, एंड इवेंचुअली और बिलाखिर becomes a rigid without having undergone orientation एक specific position, direction into a regular crystalline pattern। यानी ये सॉलिडिफाई तो हो जाता है लेकिन एक रेगुलर डेफिनेट क्रिस्टलाइन शेप में कन्वर्ट नहीं होता। दिस rigid highly undercooled liquid is called vitreous silica or silica glass, और इसी को विट्रियस सिलिका ग्लास बोलते हैं। लेकिन इसको आपने फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, फ्यूज से मुराद होता है पिघला हुआ, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का नाम इसको नहीं दिया जाता। स्टूडेंट्स, फ्यूज क्वार्ट्ज, फ्यूज से मुराद है पिघला, क्वार्ट्ज से क्या मुराद है, क्रिस्टलाइन फॉर्म। लेकिन आपने तो अभी क्या कहा कि आपने जब इसको मेल्ट किया, हीट करके मेल्ट किया, जो लिक्विड बना, आपने उसको रैपिडली कूल कर दिया और इससे कोई डेफिनेट अरेंजमेंट डेवलप नहीं हुई। तो इसका मतलब है फिर ये क्वार्ट्ज भी अपनी फ्यूज लिक्विड स्टेट में नहीं आया, बल्कि ये सॉलिडिफाई हो गया और उसकी डेफिनेट शेप नहीं थी, तो आप उसको फ्यूज्ड क्वार्ट्ज नहीं कहेंगे, बल्कि आप उसको सिंपली क्या कहेंगे, आप उसको सिंपली कहेंगे विट्रियस सिलिका और सिलिका ग्लास। अब ये स्टूडेंट, ये जो विट्रियस सिलिका या सिलिका ग्लास बना है, इसकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस इंक्रीज कर जाती है। जैसे स्टूडेंट, इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इट इज हाईली ट्रांसपेरेंट टू लाइट। ये ट्रांसपेरेंट टू लाइट है, यानी इसमें से लाइट क्या कर जाती है, पास कर जाती है। दूसरी स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टी है वेरी रिफ्रैक्टरी। वेरी रिफ्रैक्टरी से क्या मुराद है, डज नॉट सॉफ्टन बिलो
1500 डिग्री सी टू 1600 डिग्री सी, यानी ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है और 1600 डिग्री सी से नीचे तक ये सॉफ्टन मेल्ट नहीं होता। स्टूडेंट थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है, वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन। स्टूडेंट थर्मल एक्सपेंशन लो होने का मतलब है कि नॉट इजीली फ्रैक्चर्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर। स्टूडेंट फोर्थ है, इट इज एक्सीलेंट इंसुलेटर, यानी इसमें से करंट पास नहीं करता। स्टूडेंट नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है हार्ड ब्रिटल इलास्टिक। ब्रिटल का मतलब है आपको पहले भी बताया है कि ब्रेक व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस और प्रेशर। स्टूडेंट नेक्स्ट है इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है, इनर्ट टुवर्ड्स मेनी रीजेंट्स, ये बहुत से रीजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। स्टूडेंट नेक्स्ट है, इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स एसिड एक्सेप्ट HF, यानी ये तमाम एसिड से के टुवर्ड्स रेजिस्टेंट, उनके साथ रिएक्शन नहीं करता सिवाय HF के। स्टूडेंट होता क्या है कि जब आप अच्छा यही वजह है, मैंने क्या कहा कि सबके साथ इनर्ट है लेकिन HF के साथ नहीं। ये जो सिलिका है ये ग्लास बनाने में इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है HF है, इन्हें आप शीशे की बोतल, सिलिका बोतल, ग्लास बोतल में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्लास के साथ रिएक्शन करता है। स्टूडेंट जब ये ग्लास के साथ रिएक्शन कर जाता है तो हम कहते हैं कि ग्लास की क्या हो गई, एचिंग हो गई। स्टूडेंट ये जो एचिंग है, ये एचिंग क्या है कि ग्लास को क्या कर देता है, कुरेद देता है, या कह लें उसकी थिकनेस को क्या कर देता है, कम। बेसिकली होता क्या है कि जब आप क्या करते हैं, ग्लास का रिएक्शन करवाते हैं, सिलिका का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ, तो स्टूडेंट यहां से फ्लोराइड्स बनते हैं जो कि या तो गैशियस फॉर्म में होते हैं या सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लास की थिकनेस है वो कम हो जाती है। हम कहते हैं ग्लास की क्या हो गई, एचिंग हो गई। जैसा स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक शीशे की एक प्लेट है। हम क्या करते हैं, इस शीशे की प्लेट पे वैक्स की कोटिंग कर दें, या इसके ऊपर आप शीशे की टेप, आप इसके ऊपर एक टेप भी चढ़ा सकते हैं। अब क्या करते हैं, आप वैक्स की कोटिंग कर दें या आप टेप की कोटिंग कर दें, इसके ऊपर आप कोई भी वर्ड लिख लें, इसके ऊपर आप कोई भी वर्ड लिख लें, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा, एक स्माइल सी बना दी और कुछ लेटर्स लिख दिए। अब ये जो वैक्स प्लेट है, आप क्या करें, इसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में क्या कर दें, डिप कर दें। जब आप इसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में कुछ देर डिप रहने देंगे, 2, 4, 5 घंटे तक डिप रहने देंगे, तो डिप करने के बाद जब आप बाहर निकालेंगे, तो आप बाहर निकालने के बाद इसके ऊपर से वैक्स को क्या कर दे, रिमूव। तो वैक्स को रिमूव करने के बाद आप गौर कर सकते हैं कि जो वर्ड आपने लिखे थे वहां से क्या हो गया, इसकी एचिंग हो गई और उनका शार्प इंप्रेशन आपको क्या हो गया, हासिल हो गया। दैट इज कॉल्ड एचिंग ऑफ ग्लास। तो स्टूडेंट यहां तक मैंने इस टॉपिक को जरा आपके साथ डिटेल से डिस्कस किया और कुछ अरेंजमेंट की शक्ल में एक सिस्टमेटिक मैनर से डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिंदगी में कामयाबी के लिए अपने माँ बाप की हमेशा खिदमत कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।